नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है दमोह में धर्मांतरण, शुरू हुआ सियासी रण। लगातार सख्ती और कानून के बावजूद धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। दमोह के ताजा मामले ने एक बार फिर से इसे लेकर सियासी राख छिड़ दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन वो इन आरोपों से इनकार कर रहा है। तो फिर सियासी हलकों में क्या इसे लेकर एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ेगा और बढ़ेगा? क्या सरकार इस पर सख्ती से एक्शन लेती हुई दिखाई देगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट से समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। दमोह में एक बार फिर से कथित धर्मांतरण की खबर सामने आई। बुधवार को पूरी रात रेड चली। कार्रवाई के दौरान एक घर से 12 बच्चों को बरामद किया गया। ये सभी स्कूली बच्चे हैं जो एक घर में रह रहे थे। दमोह पुलिस ने ये छापेमार कार्रवाई मानव अधिकार आयोग को मिली शिकायत के बाद की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन बच्चों को घर में रखकर क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जा रही थी। क्रिश्चियन कॉलोनी में रहने वाले प्रवीण शुक्ला धर्मांतरण के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। हमें गुप्त जानकारी मिली थी कि यहाँ पे कुछ अपने जिले से बाहर के और कुछ प्रदेश के बाहर के बच्चे यहाँ पे अवैधानिक तौर पे रखे गए हैं, और ये भी थी जानकारी कि इनको क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जा रही है और अलग तरीके से रखे गए हैं। तो उसकी शिकायत की थी। उसी आधार पे आयोग ने एक पत्र जारी किया था, उसके आधार पर पुलिस जाँच कर रही है। ये बच्चे पढ़ते हैं नवजागृति स्कूल में। आपके यहाँ हॉस्टल है या नहीं, हॉस्टल नहीं है, ये घर है, क्योंकि हॉस्टल का कोई हमारे पास परमिशन नहीं है और हॉस्टल तो है भी नहीं। घर है, ये घर में रहते हैं। 12 बच्चों को रखने की आपने कोई पुलिस परमिशन दी थी या संबंधित विभाग को कोई सूचना दी थी? नहीं, किरायानामा तो बच्चों से उनके पिताजी ने लिख के दे दिया, ले लिया है। शिकायत है कि इनको धर्मांतरित करके ईसाई बना दिया गया है। बच्चे नहीं, कोई बच्चे ईसाई नहीं, इनके परिवार वाले ईसाई हैं, पर बच्चे तो पढ़ते हैं। बच्चे सभी ईसाई हैं। हाँ, इनके माता पिता। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पत्र के बाद छापा मारा गया। पुलिस का कहना है कि 12 बच्चे बरामद हुए हैं और मामला संदेहास्पद है। जांच के बाद स्थिति साफ होगी। यहाँ पे एक सूचना मिली थी जो कि मानव अधिकार आयोग की तरफ से पत्र के संबंध में जांच के संबंध में एक पत्र मिला। उस पत्र में पुलिस के द्वारा और यहाँ पे मौके पे आई थी और मौके पे महिला बाल विकास के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। ये सब जांच के विषय हैं, इनसे सभी पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन के बारे में। सारी चीज जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस पर आगे की कार्रवाई। छापेमार कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया तो भोपाल की सियासी फिजा में धर्मांतरण का रंग खुलता दिखा। देखिए, निरंतर शासन और साथ में जो मानव अधिकार आयोग है इस प्रकार के प्रकरण पे कार्रवाई करता है, और जो षड्यंत्रकारी लोग हैं जो कभी लोभ दे के, कभी लालच दे के, कभी डरा के, कभी धमका के धर्मांतरण का प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें सलाखों के बीचने का काम पहले भी किया है, आज भी सजगता के साथ में सरकार उसको करेगी। तो निश्चित तौर पर जो भी लोग इसमें फंसे हैं उनको भी निकाला जाएगा और जो फंसा रहे हैं उनको जेल भेजा जाएगा। आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, इस स्थिति पे मानव तस्करी हो रही है, बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं। अगर इस तरह की अवैध गतिविधियां चल रही, जिम्मेवार कौन है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, इसकी सफाई देना चाहिए। अखबारों में खबर बनाने से ही सरकार चलेगी क्या? या जो है इन पर कार्रवाइयों से जो है क्यों नहीं घटना है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। बच्चों को रेस्क्यू कर पुलिस ने शहर के एक सरकारी हॉस्टल में शिफ्ट किया है। तो गलत तरीके से बच्चों को घर में रखने वाले प्रवीण शुक्ला को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले में बाल आयोग की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तो सियासत भी मुद्दे को हवा देने में पीछे नहीं है। कुल मिलाकर धर्मांतरण का धुआं तो उठा है, आग कितनी गंभीर है ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। यह तो मामला थोड़ा संदेहास्पद जरूर है, लेकिन इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फिर उसके पीछे की क्या वजह है? हालांकि यहाँ पर धुआं है तो आग तो जरूर होगी, कुछ न कुछ तो इसके पीछे है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और आखिरकार इन तमाम चीज़ों को राजनीति के दायरे से हम लोग क्यों देखते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1 कि क्या दमोह मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का अड्डा बनकर उभर रहा है? सवाल नंबर 2, क्या दमोह की ताजा घटना के बाद धर्मांतरण पर सियासी रण तेज होगा? सवाल नंबर 3,
क्या धर्मांतरण रोकने को लेकर बने कानून और सख्त करने की जरूरत है? यानी कि अभी कानून अच्छे हैं, सख्त है, लेकिन क्या इसमें और भी सख्ती बरतने की जरूरत है? ये तमाम जो सवाल है, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी और चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। चलिए आपको बताएं कि आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़े हैं। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें आशीष शर्मा जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आशीष जी आपका। कुछ देर बाद हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चलिए मैं शुरुआत करना चाहूँगा संदीप जी आप ही से। एक बड़ा एंगल सामने आया, हालांकि धर्मांतरण का ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी हम लगातार देखते रहे और खासकर बीजेपी इसको लेकर काफ़ी मुखर रही है, बजरंग दल काफ़ी मुखर रहा है, सरकार उन्हीं की है और ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे। एक ताज़ा जो मामला सामने आया इसमें हालांकि संदेह है, लेकिन इसके बावजूद अब इसमें एक राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला है। किस तरह से देखते हैं इस तरह के मामलों को? देखिए, आप ये मान के चलिए कि धर्मांतरण अगर हो रहा है तो गंभीर मसला है। वैसे हमें धर्म मानने का अधिकार है, हम चुन सकते हैं धर्म हमारा क्या हो, हम किसकी आराधना करें, पूजा पद्धति क्या हो, ये हमारा नैतिक अधिकार है और ये निजी मामला है। लेकिन जो दमोह की बात सामने आ रही है, ले लीजिए, वो 12 बच्चे एक जगह कैसे थे, ये बड़ा सवाल है। क्या उस व्यक्ति ने हॉस्टल की परमिशन ले रखी थी, ये दूसरा सवाल है। क्या वहाँ वाकई में उन बच्चों को ईसाई वाली शिक्षा दी जा रही थी? और जो बात आ रही है कि वो बच्चे ईसाई परिवार के हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो धर्मांतरण जैसी स्थिति में नहीं आएगा, क्योंकि अगर बच्चे या उनके पालक ईसाई हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अभी अपना धर्म तय करने की स्थिति में नहीं होते, तो वही धर्म अपनाते हैं 18 साल तक अमूमन, जो उनके पालकों का होता है। लेकिन कुछ तो मामला होगा, तब तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक शिकायत गई, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, पुलिस ने जांच शुरू की। लेकिन एक आपका जो सवाल भी है कि दमोह क्या अड्डा बन गया है, ये बड़ा सवाल है। ललित जी, वैसे दमोह को जो लोग जानते हैं तो वो आमतौर पर ये माना जाता है कि धर्मांतरण उन इलाकों में होता है जहां खासकर जनजातीय वर्ग के लोग ज़्यादा होते हैं। तो दमोह में ऐसी स्थितियां नहीं है कि वहाँ जनजातीय वर्ग बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, हटा वाला इलाका है, बटिया वाला इलाका है दमोह के आसपास का, वहाँ कुछ जगह हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है ये जांच का विषय है। क्योंकि लंबे अरसे से हम देख रहे हैं, 2 से 3 साल से वहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तमाम चीज़ें, बड़ी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और अगर वाकई में वहाँ प्रलोभन दे के धर्मांतरण किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि जो कानून है वो सब ठीक है, सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए और ये दिखना चाहिए कि सरकार इस मामले में सख्त है। सिर्फ छापे की कार्रवाई, गिरफ्तारी यहाँ तक सीमित रह जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नज़ीर बने और लोग अगर धर्मांतरण कराते हैं तो उन्हें सबक भी मिले। आशीष जी, अब आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन पहले हम बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आशीष जी, आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मुखर होकर बोलते भी धर्मांतरण के खिलाफ, लेकिन फिर भी ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक इस तरह के मामले देख रहे हैं। ये जो मामला दमोह से सामने आया है, इस पर बड़ी कार्रवाई आपने की है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ संदेह है। वो क्रिश्चियन है तो फिर वो क्रिश्चियन बच्चे क्रिश्चियनिटी की ही शिक्षा लेंगे। ऐसे तमाम मामलों पर किस बात को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए ललित जी, धर्मांतरण कोई नया मामला नहीं है। इन जो धर्मांतरण कराने वाले लोग रहते हैं, इनके पास विदेशों से बहुत पैसा इस नाम पर आता है। तो भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है वहां पर ये घटनाएं बहुत रुकी है, अन्यथा पहले तो आप सुनते थे। छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है, उड़ीसा इसका उदाहरण है, जब बड़ी संख्या में आदिवासी वनवासी भाइयों को धर्मांतरित करके ईसाई बना दिया गया। मुस्लिम बनाने वाले भी बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, जिनको समय समय पर समाज के लोग पकड़कर जेल भेजते हैं, कानूनी कार्रवाई कराते हैं। जहां तक बात है, आपने पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में कहीं ये नहीं सुना होगा कि जबरन हिंदू बनाने का मामला समाज के अंदर आ रहा है। लेकिन आपको जबरिया या बलात् रूप से या भ्रम में रखकर या जादुई चमत्कार दिखाकर या इस तरह की क्लासेस लगाकर ईसाई और मुसलमान बनाने की बहुत सारी घटनाएं गाये बगाए देखने के लिए मिलती है। जिस तरह जिनके मकान में बच्चे रह रहे हैं वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इनके माता पिता ईसाई हैं, पर बच्चे ईसाई नहीं है। मतलब या तो माता पिता को प्रलोभन देकर उनको ईसाई पहले बनाया गया होगा और बच्चे नहीं मान रहे होंगे, इसलिए उनको ले जाया गया होगा। क्योंकि हमने कई सारे मामलों में ऐसा देखा है कि घर का जो सदस्य
धर्मांतरण होना स्वीकार नहीं करता, उसको धीरे धीरे ये अपनी कक्षाओं में बुलाते हैं, जो कैंप लगाते हैं, जो सेंटर इनके रहते हैं, वहां पर प्रार्थनाओं के लिए बुलाते मतलब हैं। आशीष जी, आप ये कहना चाहते हैं कि माँ बाप जन्म से ईसाई नहीं है, उनको पहले परिवर्तित किया गया और बच्चे नहीं हो पाए, इसलिए उनको यहाँ पर लाया गया। नहीं, मैं वही बयान सुन रहा था आपका, जिसमें उन्होंने कहा है जिनका मकान में वो किराए से रह रहे हैं कि माता पिता इनके ईसाई है पर बच्चे ईसाई नहीं है। वहीं से स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और धर्मांतरण वाकई में जिस हिसाब से अब कुछ समय से इस पर रोक लगी है, लेकिन कुछ न कुछ खबरें कहीं न कहीं से निकलकर आती रहती है। सरकार इस पर काम करेगी। धर्मांतरण करना कानूनी अपराध है और ये आप देखिएगा, इसकी जब पुलिस जांच करेगी तो इसमें बहुत लंबा नेटवर्क मिलेगा। मैं जानता हूं, हमने कई जगह, हमारे यहाँ भी क्षेत्र में कई सारे मुकदमे इन लोगों पर दायर हुए हैं। एक व्यक्ति को धर्मांतरित कराने के लिए महीने भर की फीस ये एक व्यक्ति नियुक्त करते हैं और वो धीरे धीरे अपने घर बीमारियों के नाम पर, पानी पिलाने के नाम पर, अभिमंत्रित धागा देने के नाम पर उनको बुलाते हैं हफ्ते में एक बार और फिर कहते हैं कि धीरे धीरे आपकी बीमारी चले जाएगी और उस विश्वास में आकर लोग ईसाई बन रहे हैं। और मुस्लिम बनाने के भी बहुत सारे संगठन भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी की सरकार ने इस तरह की फंडिंग पर जब से रोक लगाई है तब से इन संगठनों की कमर टूटी है। प्रेम से कोई धर्मांतरित होना चाहता है, विचारों को लेकर कोई धर्मांतरित होना चाहता है, ये अलग बात है। महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, पूरी दुनिया भर से विभिन्न धर्मों, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें हो रही है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं और बीजेपी शासित राज्यों में भी आ रही हैं। लेकिन आपका एक बड़ा आरोप है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए ज्यादा धर्मांतरण के मामले सामने आते थे। तो चलिए मैं जितेंद्र जी से पूछ लेता हूं। जितेंद्र मिश्रा जी, बीजेपी का आरोप है, हालांकि ये इस वक्त जो दमोह की घटना हुई सरकार बीजेपी की, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में इससे भी ज्यादा धर्मांतरण के मामले सामने आते थे। पहले तो ये बताइए, इसका उत्तर भी दीजिएगा और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए ललित जी, धर्मांतरण अगर किसी प्रलोभन से कराया जाए तो निश्चित तौर पर वो एक कानून का विषय है और उस पर सजा हो जाती है। लेकिन अगर धर्मांतरण स्वेच्छा से हो तो उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इस तरीके के बवंडर देखने में आते हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश जो इनकी प्रयोगशाला है उसमें लगातार इस तरह के मामले देखने में आए। आप जब धर्मांतरण कराते तो उसको घर वापसी के नाम दे देते, कोई और धर्मांतरण कराता तो उसके खिलाफ FIR की बात करने लगते। दोष आपके अंदर है, सरकार में बैठे लोगों के अंदर है। आप ये देखिए कि अगर आप शिक्षा व्यवस्था मजबूत कर दें, अगर आप सामाजिक नेटवर्क को इतना मजबूत कर दें, अगर आप स्वास्थ्य की व्यवस्था को मजबूत कर दें, धर्मांतरण जैसी चीजें नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी आपके अंदर है। अभी आपने देखा इसी दमोह में, इसी मध्य प्रदेश में कितने लोग मदरसे जाने को मजबूर हुए, उसके पीछे की कमी को आपने कभी सोचा? कभी आपने विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में 22,000 स्कूल बंद करने पड़े। ये आपकी शिक्षा व्यवस्था है, ये आपकी सरकार के ऊपर कलंक है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। राज्यसभा स्वास्थ्य के बाद 28,000 अस्पताल ऐसे ललित जी मध्य प्रदेश में जिनमें डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं है। तो आप किस नाम पर 22 साल से सरकार चला रहे? 20 साल हो गए आपको सरकार चलाते हुए। ये कलंक है आपके माथे पर जो आप कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में अच्छी सरकार चला रहे। मैं खासतौर से मध्य प्रदेश का जिक्र करूंगा, बल्कि जहां जहां इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इस तरीके के मामले देखने में आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम शिक्षा व्यवस्था में फेल हुए, इसलिए बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं। ये चीज तो आपने देखी है, आपके चैनल ने प्रमुखता से उठाई। ललित जी, आपका पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, आप ये बताइए कि अगर इस प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था उन्नत होती, इस प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती तो बच्चे मदरसे में पढ़ने क्यों जाते? गलती आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे, लेकिन कहीं भी धर्मांतरण उसको राजनीतिक विषय बनाने का काम आशीष शर्मा और उनकी पार्टी करती है। इस बात को व्यवस्थित करना पड़ेगा। 20 सालों की सरकार में अगर इस प्रदेश में, हम भी सरकार में थे, 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल और 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल बनाने का काम किया था कि नहीं किया था? स्वास्थ्य को लेकर के हमने स्वास्थ्य कर्मी बनाए थे कि नहीं बनाए थे? MP में बिजली कर्मियों की नियुक्ति की थी कि नहीं थी? PHE में आपने देखा था हमने जल कर्मी की नियुक्ति की थी, क्योंकि हम प्रदेश को विकास की तरफ ले जाना चाह रहे थे। और आप जब से सरकार में बैठे, जब से आप
सिर्फ धर्मांतरण की बात करते हैं, सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करते हैं। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश सरकार की विफलता है इस तरीके के कार्यों को अगर अंजाम दिया जा रहा है। आशीष जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की विफलता है, उनको अगर जरूरत की चीजें मिलेंगी तो शायद वो दूसरे धर्म में स्थानांतरित नहीं होंगे, आखिर उनको क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, सरकार तो वो सब कुछ दे रही है। आज ये आप किसी एक अखबार को उठाकर देख लीजिएगा, केंद्रीय नीति आयोग ने भी माना है कि मध्य प्रदेश में हितग्राही मूलक योजनाओं में बहुत अच्छा काम हुआ है और इसलिए मकान दे रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश को लगभग 40 लाख मिले, इस वित्तीय वर्ष में और मिलने जा रहे हैं। पानी दे रहे हैं पीने के लिए, राशन दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, इस तरह की संस्थाएं जो फंडिंग करती थी विदेशों से, जिनको पैसा मिलता था और जो धर्मांतरण कराने का काम अस्पताल खोल के, स्कूल खोल के करते थे, उन पर रोक लगी है। आज भी आप देखते होंगे किसी स्कूल से अगर खबर आती थी कि हाथ में राखी का धागा नहीं बांधेंगे, आप तिलक लगाकर नहीं आएंगे, तो ऐसी जगह पर पहुंचकर हमारे सामाजिक लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने इस प्रवृत्ति को रोका है। हमारा किसी से विरोध नहीं है, किसी को भी कोई विचार मानने की, कोई धर्म मानने की स्वतंत्रता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में जब धर्मांतरण के मामले बड़ी संख्या में आते थे, उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ हो, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल जैसे संगठन नहीं होते तो आज इन राज्यों की आधी से अधिक आबादी ईसाई बन जाती। इतना भयंकर काम मिशनरी का चल रहा था और अगर कोई भी कार्रवाई प्रशासन करता था, नहीं तो यही तो बात है ना आशीष जी, अगर उनकी सरकार में ये होता तो ये आप आरोप लगाते हैं। अब ये आपकी सरकार में हो रहा है, हो ही क्यों रहा है? या तो फिर आप उसको इतना मजबूत कर दीजिए कि कोई करने को तैयार ही ना हो। अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ये धर्मांतरण इस तरह का नहीं कि कोई झंडा और रैली निकाल के धर्मांतरित कर रहा है। इलाज करने के बहाने से अपने घर बुला रहा है, प्रार्थना सभा में शामिल करा रहा है। नहीं वो तो किराए पर रखते थे। जी जितेंद्र जी कुछ जवाब दे रहे हैं जी। इनका जब पता लगता है तभी कार्रवाई होती है कि अगर ललित जी मैं बोल लूं क्या? हाँ जितेंद्र जी बताइए। मेरा ये कहना है कि आप अगर स्कूल अच्छे करते तो क्यों बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते? ये चीज तो आपने देखा ना, बच्चे मदरसे पे जाने के लिए मजबूर इसलिए हुए इस प्रदेश में 22,000 स्कूल बन गए। आशीष जी आपकी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, आपकी सरकार की कमियों को स्वीकार करना पड़ेगा। आज अगर मध्य प्रदेश में अस्पताल अच्छे होते तो इलाज के नाम पर किसी दूसरे के पास क्यों जाना पड़ता? जितेंद्र जी लेकिन आरोप उनका ये भी है, उनका आरोप यह भी है कि आपके शासनकाल में तो कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। एटलीस्ट उन्होंने कार्रवाई तो की। 10 जनपद से देखिए सुनिए आशीष जी, झूठी अफवाह इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस की शासनकाल में कोई बच्चा मदरसे जाने पर मजबूर नहीं हुआ, क्योंकि हमने 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल और 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल की व्यवस्था की थी। हमने लाइनमैन लगाया था, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी लगाया था। ये जब से आपकी सरकार बनी है, जब से मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार करने का आपकी सरकार ने किया है, जिस बजरंग दल की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सरकार में बैठे, सरकार क्या कर रही है? स्कूल बंद। ठीक है चलिए, ठीक है, धर्मांतरण पर बहस है लेकिन तमाम चीजों और तमाम मुद्दों को तो हम घसीट लाते ही है, राजनीति इसी को कहते हैं। संदीप जी ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि देखिए एक सामाजिक ताना बना भी होता है, कहीं मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तमाम चीज़ों की कमी है, किसी को स्कूल शिक्षण नहीं ढंग से मिल पा रहा है, तमाम चीज़ें, और हम कहते हैं कि लालच है या दबाव है, ये तमाम चीज़ें भी धर्मांतरण की राह में सामने आती हैं। आपको क्या लगता है कि हम राजनीतिक चश्मे से इसलिए देखते हैं कि किसी पार्टी को इसका कुछ फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है? देखिए हम तो नहीं देखते, हाँ, मतलब राजनीतिक दल अपने चश्मे से देखते हैं, उन्हें अपने लाभ और नुकसान की चिंता ज्यादा रहती है। मेरा ये मानना है कि अगर धर्मांतरण हो रहा है, सरकार किसी की भी हो, तो उसकी तह तक आपको जाना होगा कि यह धर्मांतरण आखिर हुआ क्यों। क्या वो व्यक्ति तमाम चीज़ों से परेशान था, उसे प्रलोभन दिया गया, दबाव डाला गया, तमाम सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करना भी ललित जी जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि धर्मांतरण हो गया, उन्हें धागा दिया गया, इलाज के नाम पे बुलाया गया, सुविधाएं, परिस्थितियां क्या थीं। कई बार हम ये चीज़ देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने कुनबे से परेशान हो जाता है
और वो विद्रोह कर जाता है, तो वो जो सामाजिक परिस्थिति है उसका भी अध्ययन करना जरूरी हो गया। सिर्फ प्रलोभन नहीं है, कई जगह ऐसे प्रकरण आए हैं सामने जहां एक व्यक्ति अपने समाज, अपने कुनबे से परेशान हो गया और उसने दूसरा धर्म स्वीकार लिया। तो क्यों स्वीकारा? तो मेरा ये मानना है कि जो भी ये घटनाएं हो रही हैं ये सामाजिक घटनाएं हैं और इनका मनोवैज्ञानिक तौर पर अध्ययन भी जरूरी है। आर्थिक पक्ष अकेला नहीं है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी जरूरी है कि आखिर लोग धर्म बदलने जैसी चीज की स्थिति पर क्यों आ जाते हैं। क्या सिर्फ रोटी उन्हें धर्म बदलवा देती है? क्या सिर्फ शिक्षा उनका धर्म बदलवा देती है? या तमाम और चीजें ऐसी हैं जो उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर कर देती हैं? इसका अध्ययन बहुत जरूरी। कानून तो सख्त हो, ये बात अलग है, लेकिन जो भी संगठन काम कर रहे हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि फला व्यक्ति ने या फला परिवार ने धर्म बदला क्यों। आपने सही कहा कि ये इसका एक विश्लेषण होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से विचार करना चाहिए। आशीष जी, देखिए कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं, लेकिन अगर कोई किसी दबाव की वजह से अपनाता है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अगर कोई और कारण है, सामाजिक कारण है, तो उस पर ध्यान देना भी सरकार का काम है। उनकी वो परेशानियां दूर की जाए ताकि वो दूसरे धर्म में न जाए। कुछ ना कुछ तो उनको दिक्कत है, कोई परेशानी है। संदीप जी जिस तरह कह रहे थे, देखिए सबसे पहले तो ललित जी ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कम पढ़े लिखे हो, जो गाँव में रहते हो, जिनके पास आय का भी ज्यादा साधन नहीं हो, फिर उनके बीच जाकर धीरे धीरे जगह बनाते हैं और फिर उनकी परेशानियां पूछते हैं, बीमारियां पूछते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बीमारी और परेशानियों का हल यदि आप हमारे सेंटर पर आओगे तो आपको मिल जाएगा। भोले भाले लोग नहीं, तो इसकी वजह क्या है? उनको प्राथमिक चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। अगर मिलेंगी तो जाएंगे नहीं वो। देखिए आज भी आप देखते हैं कि दवाइयां छोड़कर भी, अस्पताल छोड़कर भी कई लोग ओझाओं के यहाँ जाते हैं, किसी को कोई सवारी आती है उसके यहाँ जाते हैं। ये लोगों का मनोविज्ञान तो ये कौन कर रहा है? जबरदस्ती कौन कर रहा है? आपका आरोप किस पर है? जबरदस्ती वही लोग करते हैं जो धर्मांतरण के अभियान में लगे हुए हैं। वो धीरे धीरे व्यक्ति को अपने चुंगल में मनोवैज्ञानिक रूप से इस तरह फंसा लेते हैं कि अगर आप ये पूजा नहीं करोगे तो फिर आपका जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपकी बीमारी अच्छी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। जितेंद्र जी, एक लास्ट आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? मेरे पास समय बहुत कम है। नहीं, देखिए आशीष जी का वक्तव्य समझदारी का वक्तव्य नहीं है। अगर सरकार स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने आप को महत्वपूर्ण कर ले और सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दे तो कोई क्यों ओझाओं के चक्कर में या झोलाकार डॉक्टरों के चक्कर में या मिशनरीज के चक्कर में फंसेगा। जब उसको उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, जब शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था होगी तो कोई क्यों जाएगा? ये तो आशीष जी सीधा सवाल उठता है। कहीं ना कहीं आप कमजोर है, तभी मदरसे में पढ़ने के लिए बच्चे जा रहे हैं, उसका कोई आपके पास जवाब नहीं। पिछली बार की रिपोर्ट आपने देखी कि बच्चे मदरसे में जाने के लिए इसलिए मजबूर हुए कि आपके 22,000 स्कूल बंद हो गए। अरे उन्हें सुधार लो, सारी व्यवस्था सुधर जाएगी, धर्मांतरण पर रोक लग जाएगी। लेकिन जब आप कुछ करने को तैयार नहीं, आपको वोट धार्मिक सांप्रदायिकता फैला करके मिलते हैं, तो आप क्यों विकास की बात करेंगे, क्यों अस्पताल बनाएंगे, क्यों स्कूल बनाएंगे? लेकिन चूंकि आपको अगर धर्मांतरण को कंट्रोल करना है तो निश्चित तौर पर, अरे आपका कार्यकर्ता आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर देता है और आप कहते हैं सब धर्मांतरण पर रोक लग जाए, कैसे लग जाएगी? नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है सर जितेंद्र जी कि एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है? वो आरोप तो लगा रहे हैं कि आपके दूसरे स्टेट है वहां पर लगातार धर्मांतरण होता है। यहाँ पर हमने तमाम जो सवाल है वो चूंकि बीजेपी का शासन है इसलिए उनसे पूछे, लेकिन कांग्रेस की भी एक अपनी जिम्मेदारी है और उसको भी निर्वहन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय मेरे पास बहुत कम था। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है क्योंकि इसके पीछे कई रीज़न होते हैं और सबसे बड़ा रीज़न तो सामाजिक रीज़न ही है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिरकार वो कौन सी वजह, केवल आर्थिक नहीं, वो कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से एक शख्स को अपना मूल धर्म छोड़ना पड़ता है। हो सकता है कि उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण रहे हो। सरकार को भी इसके लिए जिम्मेदारी लेनी होगी और इनको दूर करना होगा, विपक्षी पार्टियों को भी साथ देना होगा। इसमें राजनीति बिल्कुल होना नहीं चाहिए। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।